वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द जीएस स्पेशल कोर्स जनरल साइंस स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है बायोलॉजी का लेक्चर 19। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक प्रोवाइड कर चुका हूं। जो लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन किए होंगे उनको मिल गया होगा। और मैंने अभी तक आपको केमिस्ट्री से 40 प्लस अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूँ एंड बायोलॉजी से अभी ये 19 लेक्चर्स है। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है और जो बायोलॉजी है अभी हम इसमें एक पहले टर्म्स बायोलॉजी के 1 से 7 लेक्चर्स तक देखे थे। उसके बाद हमने सेल टॉपिक्स इंड किया, उसके बाद जेनेटिक्स, उसके बाद टिश्यू। आफ्टर डेट ये टॉपिक है ब्लड का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। ये है पार्ट 2 और लेक्चर नंबर बायोलॉजी का 19। देखिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले क्लास में जो ब्लड का मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ब्लड के जो मेन कंपोनेंट दो होते हैं। पहला प्लाज्मा और दूसरा कार्पोसलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं। फिर मैंने बताया था प्लाज्मा के अंदर मेनली जो होता है 92% वाटर होता है और रेस्ट 8 टू 10% अप्रोक्सीमेट आपको एक प्रोटीन बताया था। दूसरा मैंने बताया था अनदर सबस्टांस। फिर मैंने बताया था ये कार्पोसेलस तीन पार्ट में डिवाइड होता है, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो इसमें हम कुछ ओवरव्यू इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीसी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी को हम बोलते क्या है इंग्लिश में, फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कार्पोसेलस, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाल रुधिर कणिका। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि साइंस में जब भी आपको रेड वर्ड के लिए RED रेड यानी लाल वर्ड के लिए एरिथेरो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। और व्हाइट के लिए ल्यूको वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपको दोनों वर्ड आपको देखिए। अब जैसे देखिए इसका रेड वर्ड है, रेड वर्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एरिथेरो। देखो एरिथेरो, और इसका एक अनदर नाम साइट लगा देंगे इसके साथ। तो आरबीसी का एक अनदर नाम क्या है, एथ्रोसाइट। ठीक है। एथ्रोसाइट बोल सकते हो, एर्थोसाइट बोल सकते हो। तो आरबीसी का अनदर नाम क्या है, एथ्रोसाइट। अगर आप बोला जाए आरबीसी के बारे में या एथ्रोसाइट के बारे में तो दोनों का मतलब सेम है, अनदर नेम ऑफ आरबीसी। ठीक है। क्यों? क्योंकि रेड वर्ड के लिए हम साइंस में वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए आपसे यहां पे चीजें पूछी जाती है, मैक्सिमम इन ब्लड इन कार्पोसेलस, यानी कि जो मैक्स इन ब्लड में सबसे ज्यादा, कार्पोसेलस में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आरबीसी। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के कार्पोसेलस यानी कणिकाएं में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो वो होता है आरबीसी। देखिए मैंने कार्पोसेलस तीन चीजें बताया था, तीन पार्ट में होता है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा होता है आपको प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी इन कार्पोसेलस में सबसे ज्यादा जो ब्लड में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, आरबीसी। लेकिन अगर आपको कार्पोसेलस ना बल्कि बोला जाए कि ब्लड सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्लाज्मा में। और मैंने इससे पहले लेक्चर्स वाले पार्ट 1 में आपको बताया था। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम जो है ब्लड वो कार्पोसेलस के अंदर किस में पाया जाता है, तो वो है आरबीसी। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा हूं मैक्स इन ब्लड इन कार्पोसेलस। आरबीसी जो है सबसे ज्यादा कार्पोसेलस यानी कणिकाएं में सबसे ज्यादा ब्लड कहां पाया जाता है मैक्सिमम, तो वो है आरबीसी। अब बात आती है इसका आरबीसी का रेंज पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है रेंज, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वो है 55 लाख टू 60 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। हिंदी में बोले तो 55 लाख टू 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर पूछा जाता है कि आरबीसी का शेप यानी आकृति यानी क्या है, तो आकृति कैसी है, तो वो है बाई कॉनकेव। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब द्वि अवतल। देखिए अगर जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो दो चीजें होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस भी होता है या मिरर भी होता है, और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मतलब होता है अवतल, लेंस लगाएंगे तो लेंस और मिरर लगाएंगे तो दर्पण।
और कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल, अगर मिरर कहेंगे तो दर्पण, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो शेप होता है, जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो बाई कॉनकेव होता है, द्विअवतल होता है, दोनों साइड से क्या होता है, कॉनकेव होता है। बाई मतलब क्या होता है, बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब आप यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था ब्लड, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या, कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन, या इसका नाम फेरस, फेरस क्या सिड्रो या हीमेट वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, ये चीजें, तो वैसे ही देखिए आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसीलिए मैंने OXYHB का मतलब क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हीम प्रोटीन, और हीम प्रोटीन के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, इसके अंदर क्या होता है, हीम प्रोटीन, हीम प्रोटीन के अंदर कौन से मेटल पाए जाते हैं, तो आयरन। ये ऑलरेडी मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं दो चीजें लिखा हूं, हीमोग्लोबिन का कलर, HB4 हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कलर किस कलर का होता है, तो देखो लोगों को लगता है ना कि हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है, वो ब्लड का कलर यानी रक्त का कलर रेड होता है यानी लाल होता है, वो इसी की वजह से होता है, नो डाउट होता है, लेकिन अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन का कलर, तो 9 कभी रेड मत बोल देना, ये गलत है। हीमोग्लोबिन का कलर होता है वायलेट लाइट या हल्का बैगनी या हल्का नीला, यानी कि लाइट ग्रीन बोल, लाइट ब्लू बोल सकते हो या वायलेट लाइट बोल सकते हो, हल्का बैगनी। लेकिन जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो मैंने यहां पे लिखा हूं, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तब क्या होता है, ये रेड होता है, ठीक है, तब इस कौन सा कलर का हो जाता है, रेड कलर का। तो अब देखिए, अब आपको मैं समझा देता हूं, देखिए ध्यान से, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन के करके क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, हीम प्रोटीन, हीम प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन का कलर, तो वायलेट लाइट, लाइट वायलेट यानी हल्का बैगनी। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर, तो वो होता है रेड। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर अगर रेड है, तो उसके, ये किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी, तो आरबीसी का भी कलर क्या होगा, रेड, और जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या दिखता है हमें, रेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता था, आरबीसी, तो आरबीसी का भी कलर क्या हो जाएगा, रेड, जिसकी वजह से ब्लड का कलर भी क्या होता है, जो रक्त का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रक्त का कलर रेड क्यों होता है, तो आपको कोई इनमें से ऑप्शन दिया जा सकता है, आरबीसी या ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, हीम प्रोटीन, तो कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेलस का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो इसका निर्माण दो तरह से होता है, एक होता है बोन मैरो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अब बोन मैरो कहां पे पाया जाता है, तो बोन में पाया जाता है, ठीक है, कहां पाया जाता है, तो बोन में पाया जाता है। और सेकेंड होता है स्प्लीन, स्प्लीन पढ़ाया था ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तो आरबीसी का फॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है बोन मैरो, दूसरा होता है स्प्लीन। बोन मैरो कहाँ, बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, जो कहाँ पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। और स्प्लीन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इन एम्ब्रोनिक स्टेज। इन एम्ब्रोनिक स्टेज का मतलब क्या है, भ्रूणा अवस्था में। देखिए
आरबीसी आपको पता है ब्लड में पाया जाता है ना। अगर भ्रूणावस्था में क्या है कि अगर कोई भी बेबी है या कोई भी बच्चा है ना, अगर वो माँ के पेट के अंदर है तब उसमें स्प्लीन पाया जाता है, यानी आरबीसी के फॉर्म में क्या पाया जाता है, स्प्लीन। लेकिन अगर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाद में क्या पाया जाता है, बोन मैरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन में क्या पाया जाता है तो वो होता है बोन मैरो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एसएससी में कि आरबीसी के फॉर्मेशन में मेनली कौन सा चीजें पाई जाती हैं, कौन सा सहायक होता है, तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, तो आप बोन मैरो डालोगे। सेकंड आपसे पूछा जाए कि जो एम्ब्रोनिक स्टेज के टाइम आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया जाए कि आरबीसी का फॉर्मेशन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 1, 2 और तीसरा चौथा, ये दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हो तो भी आपको मारना पड़ेगा बोन मैरो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन ये कह देगा कि इन द टाइम ऑफ एम्ब्रोनिक स्टेज यानी भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो किसकी वजह से होता है, तो स्प्लीन की वजह से यानी प्लीहा की वजह से। अब यहां पे देखिए, अब मैंने एक चीज और बताया था, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं, देखिए आरबीसी है तो आरबीसी का लाइफ स्पैन भी होगा यानी जीवन काल, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया। अब 120 डेज के बाद क्या हो गया, इसकी डेथ हो जाएगी, तो डेथ इसकी लाइफ स्पैन जो आरबीसी है, आरबीसी की डेथ कहां पे होती है, तो वो होती है स्प्लीन के अंदर, ठीक है। वो होती है स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन के अंदर ही डेथ होती है, और यहीं से देखो स्प्लीन के अंदर ही डेथ होती है और स्प्लीन से ही फॉर्मेशन किसका होता है, आरबीसी। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसी रीजन से हम इसको, मैंने बताया था ना कि जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आरबीसी का जीवन काल है, जो आरबीसी का जीवन काल है यानी लाइफ स्पैन है 120 दिन का होता है, और ये डेथ कहां पे होता है, तो ये होता है स्प्लीन के अंदर डेथ होता है, और स्प्लीन के अंदर डेथ भी होता है, और स्प्लीन क्या करता है, फॉर्मेशन भी करता है आरबीसी का। जैसे ही डेथ हुआ फॉर्मेशन कर दिया, तो स्प्लीन का फॉर्मेशन भी करता है और स्प्लीन क्या करता है, डेथ भी करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। आई होप आपको पूरा की पूरी चीजें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहां पे आती है, देखिए, और देखिए अब आपको यहां पे चीजें, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, डेथ कहां पे होता है, स्प्लीन के अंदर। अब बताओ जहां पे डेथ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल पर्सन का मान लो डेथ हो गया, तो उसको कहां पे लेके जाया जाता है, उसका कब्रिस्तान में उसकी क्या की जाती है, बॉडी को जो भी अंदर मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है, वहां पे जो भी किया जाता है, जो भी अपना अपना जो रीति रिवाज है सारे लोग फॉलो करते हैं। तो इसी की रीजन की वजह से स्प्लीन को, यानी स्प्लीन को क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो स्प्लीन को। ये क्वेश्चन बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, तो स्प्लीन को बोलते हैं। और स्प्लीन को और क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि वहीं पे आरबीसी का डेथ होता है और वहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब देखिए फिर क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि अगर हम ऊंची हाइट पे जाते हैं, लाइक एल्टीट्यूड या ऊंची हाइट पे जाते हैं, तो अगर हम हाइट ऊंची पे जाते हैं यानी बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, तो नंबर ऑफ आरबीसी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जब आप हाइट पे जाओगे तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेगा या घटेगा, तो नंबर ऑफ आरबीसी क्या होता है, बढ़ता है, यानी आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों बढ़ती है, खुद सोचिए। देखिए आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि जैसे 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 आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जाओगे, आपको ऑक्सीजन क्या होगा,
ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी, यानी ऑक्सीजन कम मिलने लगेगा। क्यों ऑक्सीजन कम मिलता है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब कम होते चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, अब बताओ, मैंने आपको बताया था ना, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? आरबीसी को इंडिकेट करेगा भाई, कि आरबीसी को इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन अब प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो आरबीसी क्या होगा? नंबर ऑफ, तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई आरबीसी कि हमारे यहाँ देखो, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, मैं एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ, ये तो प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बता चुका हूं ना। देखो, तो अब जैसे ही हाइट के ऊपर जाने लगे, बहुत ज्यादा हाइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब कमी होने लगेगी। तो जैसे ही तो ये क्या है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता था, उसको क्या होगी? कमी फील होगी। तो वो किसको इंडिकेट करेगा? आरबीसी को। तो आरबीसी क्या करेगा? उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए क्या करेगा? वो अपनी नंबर ऑफ इंक्रीज कर लेगा। आरबीसी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर हाइट पे जाते हो बहुत, तो नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आरबीसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, आपने अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल बताऊं। देखो, आरबीसी की वजह, आरबीसी क्या है? आरबीसी की वजह से ब्लड का जो होता है वो कलर, वो क्या होता है? लाल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी, अगर मैं कार्पोसेलस की बात करूं तो आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। तो अब बात देखिए, जैसे ही आपने देखा होगा, अगर बहुत पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, तो आपके चीक, यानी कि गाल जो है, वो देखा होगा पहले से हल्का लाल हो जाते हैं। डेट्स वाई की नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी जो चिक है वो, यानी कि वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है हल्का सा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वे था। अब देखिए, कुछ नोट आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, मैंने एक वर्ड बताया था, हाइपो वर्ड। हाइपो वर्ड का मतलब साइंस में कभी भी आ जाए, इसका मतलब होता है कमी, यानी कि लेस। जैसे मैंने बताया था कि टेम्परेचर में कमी होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, ठीक है, बताया था ना, हाइपोथर्मिया। फिर से, अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो हाइपोऑक्सिया। ठीक है, लेकिन अगर तो इसका जब हम यूज कर रहे थे तो प्रेफिक्स के तौर पे ये क्या है? वर्ड के आगे लगता है। ठीक है, सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? वर्ड के पीछे लगता है। तो एक सफिक्स है पीनिया, जो वर्ड के बाद में लगता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है कमी को। देखिए, अब माइंड में आपके ये हो रहा होगा कि हाइपो वर्ड और पीनिया दोनों का मतलब कमी होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ये जो वर्ड है ना, हाइपो वर्ड, ये क्या है? वर्ड के पहले लगता है, इसका हम यूज एज ए प्रेफिक्स करते हैं। और ये जो पीनिया वर्ड है, ये भी इसका मतलब होता है कमी। और ये किसके वर्ड के? ये जो वर्ड के बाद में लगता है, इसका हम यूज करते हैं एज ए सफिक्स। जैसे अगर आपने देखा होगा टेम्परेचर में कमी, हाइपोथर्मिक, यानी हाइपोथर्मिया। लेकिन अगर आप देखे होंगे, अब देखिए यहां पे मैं समझाना चाहता हूं पीनिया वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या में कमी को क्या बोलते हैं? तो मैंने आपके लिए मैंने एक चीज बताया था, एर्थोसाइट। एर्थो, ERTHOCYT, एर्थोसाइट का मतलब क्या है? एक अनदर नाम है क्या? आरबीसी का। मैंने जब आरबीसी का, देखो अगर आपको दिक्कत है, मैं पूरा का पूरा, देखो एथ्रोसाइट क्या है? अदर नेम ऑफ आरबीसी। तो देखो, एथ्रोसाइट और पीनिया, क्योंकि आरबीसी की कमी हो रही है, आरबीसी के लिए हमने एथ्रोसाइट वर्ड यूज किया, और कमी के लिए हम बाद में यूज करेंगे क्या? पीनिया। तो एथ्रोसाइटोपीनिया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आरबीसी की कमी होने लग रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो एथ्रोसाइटोपीनिया। यहां तक समझ में आ गया? देखिए, दूसरी चीज, आरबीसी कहां पे डिक्रीज होगा? कौन सी बीमारी में? तो वो है मलेरिया। मलेरिया के केस में आरबीसी डिक्रीज होने लगता है। देखो, मैंने लिखा हूं आरबीसी डिक्रीज इन मलेरिया। मलेरिया की जो बीमारी है, मलेरिया की जो डिजीज है, रोग है, उसमें आरबीसी की क्या होने लगती है? कमी। आरबीसी की कमी का क्या कहलाएगी? एथ्रोसाइटोपीनिया। आरबीसी की कमी जो होती है वो कहां पे होती है? तो मलेरिया रोग के अंदर होता है। अब थोड़ा सा मलेरिया के बारे में भी देखो, आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। मलेरिया रोग,
देखिए 90% लोग समझते हैं ना कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। देखो आपने पढ़ा होगा ना, मलेरिया क्या है, मच्छर यानी कि मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया रोग होता है। ये टोटली रॉन्ग है, आज के बाद ये कभी मत बोलिएगा, ठीक है। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल चीज समझाने जा रहा हूं। आज के बाद आप कभी ये नहीं बोल पाइएगा कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, आपको लगता है कि मलेरिया उसकी वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो इसके दो चीजें होते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं साइंस में पैथोजन, यानी कि रोग कारक किसके कारण हो रहा है। और एक होता है वेक्टर, यानी वाहक, यानी फैलाता इसको कौन है। तो अगर बोला जाए कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम के कारण। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम को हिंदी में प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया का रोग कारक, यानी किसके कारक रोग कारक को इंग्लिश में बोला जाएगा पैथोजन, यानी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैथोजन ऑफ मलेरिया ड्यू टू द प्लाज्मोडियम, ठीक है। कि अगर मलेरिया का रोग कारक क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इसका वेक्टर कौन है, यानी कि वाहक कौन है, फैलाता कौन है, तब हम बोलेंगे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, यानी मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मलेरिया आपको मच्छर के काटने से हो जाता है, नहीं, उसके हाँ आपको वो चीज बोला जाता है, ये लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है, एक सरल भाषा में बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि पैथोजन यानी कि रोग कारक कौन है, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ। लेकिन फैलाता कौन है, वेक्टर, यानी कि वाहक कौन है, तब हम बोलेंगे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, यानी मादा एनोफ्लीज मच्छर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। प्रोटोजोआ क्या है, एक फाइलम है। यानी फाइलम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं लेमन लैंग्वेज में, तो एक समूह है जिसके अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक कोशिकीय जीवों के अंदर रखा गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक अमीबा का नाम पढ़े होंगे, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है, एक फाइलम है, एक समूह, एक संघ का समूह है, जिसके अंदर ये किसके अंदर रखा गया है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रखा गया। अभी के लिए इतना ही आपको प्रोटोजोआ के बारे में जानना है। अब हमारा जो मेन पॉइंट था, ये था मलेरिया के बारे में। देखिए, लेट सपोज हमने क्या किया, यहां पे पानी जमा होने लगा, यानी गंदा पानी जमा होने लगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, नाला है, इस नाला के अंदर गंदा पानी जमा होने लगा। अब डेफिनेटली है, देखो गंदा पानी जमा होने लगा, तो इसके जैसे ही गंदा पानी जमा होने लगा, यानी यहाँ पे आके क्या, प्रोटोजोआ आएंगे। और वो प्रोटोजोआ कौन आएगा गंदा पानी में, प्लाज्मोडियम। चलो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोडियम आ गया। अब खुद सोचो, अगर गंदा पानी है तो मच्छर इस पे बैठेंगे ही। मच्छर जाके देखो, मच्छर क्या करेगा, यानी मॉस्किटो क्या करेगा, इस पे जाके बैठेगा। और वो मॉस्किटो कौन सा होगा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, यानी कि मादा एनोफ्लीज मच्छर क्या करेगा, इस पे बैठेगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। देखिए, ये नाला है, नाला में क्या हुआ, पानी जमा होने लगा, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ आया। प्रोटोजोआ यानी कि ऊपर क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आया। अब डेफिनेटली है, गंदा पानी होने की वजह से क्या, यहाँ पे मच्छर आके बैठेंगे। इसके ऊपर आए मच्छर, और वो मच्छर कौन सा आया, फीमेल एनोफ्लीज मादा, यानी फिनो एनोफ्लीज मॉस्किटो, यानी मच्छर आया। उसने क्या किया, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम था उसको उसने पिक कर लिया। और पिक करने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर काटा। और हमारी बॉडी के अंदर काटा तो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर क्या पहुंच गया, प्लाज्मोडियम। क्या किया भाई, पानी पे, गंदे पानी पे बैठा कौन, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर, और यहां से प्लाज्मोडियम को पिक किया। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर मच्छर काटा, यानी ये मादा एनोफ्लीज मच्छर काटा, तो हमारी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया। जैसे ही ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया, वो क्या करेगा, आरबीसी को क्या करेगा, अपनी जो
प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ अपने एफिशिएंसी बनाने के लिए वो आरबीसी का क्या करने लगा, क्षय करने लगा, यानी आरबीसी का क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो दैट्स वाई कि मच्छर के काटने से होता नहीं है, मच्छर क्या करता है आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम डाल देता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ डाल देता है, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी होने लगती है। और जैसे ही आरबीसी की कमी होने लगेगी तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, मलेरिया। तो आई होप आज के बाद एक लेमन लैंग्वेज में ये मत बोलना कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया जो मादा एनोफ्लिज मच्छर आपके ब्लड को काट रहा है उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम इंसर्ट कर रहा है, अपने प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर गया, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी हो गई और मलेरिया रोग आपको स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपको पूरा का पूरा एक सिचुएशन समझ में आ गया होगा कि अगर पूछा जाए पैथोजन क्या है तो प्लाज्मोडियम, यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है तो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। इसको फैलाता कौन है भाई, तो मादा इनोफ्लिज मच्छर, यानी जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल इनोफ्लिज। प्रोटोजोआ क्या है, एक फाइलम है, एक संघ है जो किसके अंदर रखा गया है प्रोटोजोआ को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों के अंदर रखा गया। जैसे अमीबा भी क्या है, एक एग्जांपल में अमीबा इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव के अंदर अमीबा को भी रखा गया है। तो यहां तक सिचुएशन आपको समझ में आ गया। तो हमने ब्लड पार्ट 1 में भी देखा कुछ चीजें, ब्लड पार्ट 2 में आरबीसी के बारे में देखें, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। ब्लड टॉपिक बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं कि ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हो। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ये जीएस कोर्स, जो इसमें जीएस कोर्स में क्या है, स्पेशल जीएस कोर्स है जनरल साइंस, इसकी फी है 499। ये आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एज वेल एज एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है ये भी कवर्ड है। ये 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अभी तक 40 प्लस अप्रोक्सीमेट वीडियो आ चुके हैं, बायोलॉजी का ये देख ही रहे हैं आप, और फिजिक्स भी आपको कुछ दिनों के अंदर कंटिन्यू होने वाला है। और ये कोर्स आपका एनटीपीसी एग्जाम और सीजीएल एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स बाइलिंगुअल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ रीजनिंग कोर्स भी है, रीजनिंग कोर्स की फी है 300 रुपी, चाहे सीजीएल सीपीओ आल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स है, वर्बल और नॉन वर्बल सारे हैं, पीडीएफ नोट्स भी यहाँ मिलेगा और पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और दोनों के दोनों कोर्स मेरे क्या है बाइलिंगुअल हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है ज्वाइन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे मेरा पेटीएम नंबर दिया गया, आप पेटीएम ऐप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन दिया गया गूगल तेज ऐप्स, आप गूगल तेज ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हो। थर्ड फोन पे ऐप्स नंबर दिया गया है, आप फोन पे ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हो। अगर आप ये नहीं यूज करते हो तो एक और ऑप्शन दिया गया है आपके पास, ये है आपको एसबीआई का अकाउंट नंबर, इसके थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हो। पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप जिस भी कोर्स में एक्सेस ज्वाइन किए हो उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा कल का सेशन होगा बायोलॉजी लेक्चर 20। थैंक यू।